हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले आपको पता होगा कि आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल आज है और कल 1 अप्रैल था। आपका स्कूल खुल चुका है और क्लास 11th के बच्चे अब 12 में जा चुके हैं। 12 में जाने के बाद उनके सामने एक कठिनाई ये आ रही है कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। किसी स्कूल में क्लास शुरू हो रही है, किसी स्कूल में क्लास शुरू नहीं हो रही है, किसी बच्चे को बुलाया जा रहा है, किसी को नहीं बुलाया जा रहा है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका 2026 और 27 का सिलेबस क्या होगा। दोस्तों, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस सिलेबस में हम पूरी तरह से एक एक चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एग्जाम का पैटर्न भी बताएंगे कि एग्जाम के पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होता है और साथ ही साथ मिड टर्म तक आपको क्या पढ़ना है ये भी हम बात करेंगे। अर्थात इस वीडियो में हम 3 बातें करेंगे। पहली बात कि सिलेबस आपका क्या है, क्या आपको पढ़ना है, कितनी किताबें हैं, कितनी किताबें नहीं है, कितने चैप्टर पढ़ने, कितने चैप्टर नहीं पढ़ने। उसके बाद मिड टर्म में कौन कौन चैप्टर आ रहा है, जो आपके आज से 4 महीने के बाद आपका मिड टर्म का पेपर होगा। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि वो मिड टर्म का जो पेपर होगा उस पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्या क्या आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है ये भी हम आपके बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आपका वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए दोस्तों जैसे ही आपके पास वीडियो मिले तुरंत अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। पहली बार अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 2026 और 27 का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम आपको बता दें कि क्लास 12 में जब हम क्लास 12 में जाते हैं तो क्लास 12th में जाने के बाद आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो किताब होती है वो 2 होती है। कितनी किताबें होती हैं? 2 किताबें होती हैं। एक हम जिसे हम भाग 1 और भाग 2 के नाम से जानते हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, अर्थात फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। फर्स्ट बुक है उसके हम सिलेबस बात करेंगे, इसके बाद हम सेकंड बुक की बताएंगे। दोनों ही आपको अलग अलग हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहला दोस्तों क्या है? पहला बुक जो है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, अर्थात कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें हम विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ने का, भूगोल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। विश्व का पॉलिटी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? विश्व का पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम टोटल आपको अगर देखा जाए तो लगभग हम कुछ चैप्टर जो है ज्यादातर हम 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से लेकर के और 1991 तक के सिलेबस के बीच की चर्चाएं करेंगे और कुछ चैप्टर ऐसे होगा जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, अर्थात 1991 से लेकर के और वर्तमान तक के चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी 2 फेज में हम फर्स्ट बुक में कुछ चीजें पढ़ेंगे और जब सेकंड बुक होगा उसमें हम भारत की राजनीति, आजादी के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। टोटल दोस्तों आपको हम बता दें कि समकालीन जो विश्व राजनीति है, जो पहला बुक है, उसमें टोटल आपके कितने 7 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर होते हैं? फर्स्ट बुक में आपको टोटल 7 चैप्टर होते हैं और इन्हीं 7 चैप्टर को जब हम पूरी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से पहला जो चैप्टर है उसका नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। क्या नाम है दोस्तों? 2 ध्रुवीयता का अंत। अर्थात हम इसमें क्या पढ़ेंगे तो हम इसमें 1945 से लेकर के 1991 के बीच, 1945 से लेकर के 1946 के 91 के बीच हम खास करके 2 विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। किसके विचारधारा के बारे में? 2 विचारधारा, जिसमें से इस दौरान 2 विचारधारा का उदय हुआ था। एक दोस्तों इसमें हम 2 ध्रुवीयता का मतलब ही यही होता है, यानी एक चैप्टर तो आपका ये है, इसको हम थोड़ी सी बताते हैं। 2 ध्रुवीयता मतलब 2 ध्रुव। 2 ध्रुव यहाँ पे क्या था? तो एक था इसमें यहाँ पर आजाद, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी।
विचारधारा के स्तर पर एक का नाम था पूंजीवादी व्यवस्था। एक पूंजीवादी व्यवस्था में बदल गई थी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और अमेरिका के साथ साथ कुछ और इसके दो साथी थे। ये यानी जितने भी पूंजीवादी देश थे, एक ध्रुव ये बने, और दूसरा जो ध्रुव यहां पे बना था वो क्या था? साम्यवादी देश, साम्यवादी देश, ठीक है, या साम्यवादी व्यवस्था कहिए। साम्यवादी व्यवस्था देश को अगर हम हटा दें तो साम्यवादी क्या होगा दोस्तों? व्यवस्था। अर्थात विचारधारा। इसके अंदर किसका नेतृत्व कौन कर रहा था? एक संगठन था जिसका नाम था यूएसएसआर, अर्थात सोवियत संघ बोलते थे। क्या बोलते थे? सोवियत संघ बोलते थे, सोवियत संघ बोलते थे दोस्तों, ठीक है, सोवियत संघ। अर्थात इसमें टोटल कितने देश थे? सोवियत संघ में टोटल 15 देश थे जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। और इसी हम यूएसएसआर की खासियत की बात पढ़ेंगे 1945 से। हालांकि ये दौर शीत युद्ध का दौर भी था, यानी कोल्ड वार का भी दौर चल रहा था। इसमें दोनों ही देश आमने सामने थे। यही दो पोल के बारे में पढ़ेंगे, और इन्हीं दो पोलों में से एक पोल का अंत कैसे हुआ, यानी इस व्यवस्था का अंत कैसे हुआ, इसी की हम खासियत पढ़ेंगे। विशेषता से लेकर के पतन तक की पूरी कहानी पढ़ेंगे। इसी को हम दो ध्रुवता का अंत कहेंगे, यानी दो ध्रुव बना और इसमें से एक का अंत हो गया, यानी खत्म हो गया। दुनिया में एक बच गया। ये कैसे बच गया, ये कैसे खत्म हो गया, इन दोनों के बीच की कहानी को ही हम क्या कहते हैं? दो ध्रुवता का अंत कहते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे, हमारी वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, पर डे आएगा आपको, और उस पर आप हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे दो ध्रुवता की शुरुआत होती है, और फिर ये दो ध्रुवता कैसे दो विश्व में बढ़ जाते हैं, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में बढ़ जाते हैं, और फिर इन्हीं दोनों के बीच का जो संघर्ष 45 से लेकर 91 के बीच की कहानी होती है, उसको शीत युद्ध कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति जीतता हुआ आगे निकलेगा, दूसरा हुआ धीरे 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 वो पतन के रास्ते पे चला जाएगा। 1991 तक आते आते एक व्यक्ति का पतन हो जाएगा, और उसे ही हम दो ध्रुवता में से एक का अंत कहते हैं। बर्लिन के दीवार से शुरू होगा और बर्लिन के दीवार से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका चैप्टर जो होगा ये दो ध्रुवता का अंत होगा। ये जो पहला चैप्टर होता है, ये फाइनल एग्जाम में ये 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का। मिड टर्म में तो ज्यादा नंबर का होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बोर्ड है नहीं, तो ये यहाँ पे 7 ही चैप्टर पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा नंबर। लेकिन फाइनल एग्जाम में 6 नंबर का। इसके बाद दोस्तों जब हम पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो पहला चैप्टर आपका आ गया फर्स्ट बुक में। फिर आपका दूसरा चैप्टर आता है सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता का समकालीन केंद्र का मतलब है कि जब 1991 में जब सोवियत संघ का अंत हो गया, यानी यूएसएसआर विघटन हो गया, पतन हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व का वर्चस्व आया। क्या आया? एक ध्रुवीय विश्व। और ये एक ध्रुवीय विश्व जो उभर करके आया, वो किसके नेतृत्व में आया? अमेरिका के नेतृत्व में। यानी अब यहां से सुपर पावर अमेरिका बन के निकला, पूरे विश्व में एक ध्रुवीय विश्व। यानी अब कुछ भी काम होगा वो केवल अमेरिका करेगा। तो अब बताइए कैसे काम चलेगा? तो ऐसे में अब कुछ नए नए चीजें उभर करके हमारे सामने आई, जो हम अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई देश नहीं था कि अकेले अमेरिका का टक्कर दे पाए जब सोवियत संघ का अंत हो गया। इसलिए कुछ संगठन मिल करके, कुछ देश मिल करके उसके सामना करने लगे। उन्हीं को हम सत्ता का समकालीन केंद्र कहते हैं। इसमें हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जब इसको हम समझाएंगे तो एक तो हम संगठन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संगठन, जिसमें आपको 2 संगठन पढ़ना है। एक ईयू पढ़ना है, यूरोपीय यूनियन कहते हैं, और एक आपको आसियान पढ़ना है, ASEAN।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है। आसियान और यूरोपीय यूनियन, हमें दो संगठन पढ़ना है एक तरफ। और देश के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें हमें रूस के बारे में पढ़ना है, चीन के बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में पढ़ना है, जापान के बारे में पढ़ना है, कोरिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सत्ता के नया केंद्र उभर करके आ रहे हैं। इजराइल भी पहले पढ़ना होता था, अब उसे नहीं पढ़ना। तो दोस्तों इस तरह से दूसरा जो बुक होगा उस सत्ता का समकालीन केंद्र होगा, और उसका दूसरे चैप्टर में, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, और इसी चैप्टर में हम कुछ संगठन भी पढ़ेंगे, और यूरोपीय यूनियन पढ़े, संगठन में यूरोपीय यूनियन और आसियान, और बाकी में हम रूस, चीन, भारत, जापान, कोरिया के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसे नाम है सत्ता का समकालीन केंद्र। दो चैप्टर हमने बताया। अब देखिए दोस्तों, तीसरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। वो तीसरा चैप्टर कौन सा होगा? इसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया में हम लोग टोटल 8 देश आते हैं, जिसमें 7 देशों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हम कितने पढ़ते हैं? 7 देश के बारे में पढ़ते हैं। कितने देशों के बारे में? 7 देश। और इन्हीं 7+1 अर्थात 7+1 इक्वल टू 8 देशों का एक समूह है। 8 देशों का एक समूह होता है। इसी समूह को हम क्या कहते हैं? हम सार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सार्क कहते हैं। और इसी सार्क के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसे हम साउथ एसोसिएशन ऑफ, इसे हम क्या पढ़ते हैं? साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कारपोरेशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एक साथ सार्क कहते हैं। इसे हिंदी में भी इसे सार्क कहते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कारपोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसी के अंडर हम कितने? 7 देश शुरू में थे। वर्तमान में इसमें अफगानिस्तान एक जुड़ गया है। इसी के हम आसपास पढ़ेंगे। अफगानिस्तान को निकाल देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी के 7 जो देश हैं, उन्हीं 7 देशों को हम दक्षिण एशियाई देश कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई देश बोलते हैं। और ये सब एक दूसरे के करीब हैं, नजदीक हैं, इसीलिए इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इन सब के रिश्ते पढ़ेंगे, क्या एक दूसरे के रिश्ते हैं, दोनों के बीच में विवाद क्या है, इन चीजों के हम भारत में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारे 7 देश होगा, इसमें से एक क्या होगा? भारत होगा। ठीक है, भारत पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाकिस्तान। इसके बाद दोस्तों हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम भूटान के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम दोस्तों इसमें क्या पढ़ेंगे? बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, बांग्लादेश। इसके बाद दोस्तों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? मालदीव के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं 7 देश, अफगानिस्तान हमें इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 देशों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा फर्स्ट बुक का तीसरा चैप्टर कंप्लीट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? समकालीन दक्षिण एशिया कहते हैं। हम दोस्तों केवल आपका टॉपिक का नाम नहीं बता रहे हैं, नाम के साथ साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको कैसा पढ़ाने वाला है जब वो पढ़ाने आपके आगे आएगा। तो हम थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में भी समझाते हुए चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं, इसमें और जुड़ जाता है, एवं इसके अन्य संगठन, इसके अन्य संगठन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यूएनए एवं इसके अन्य संगठन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इसको हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे इसके साथ WTO हो, या फिर हम WHO हो, ठीक है, या यूनिसेफ हो, या यूनेस्को हो, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हमें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनना शुरू हुआ था। यूएनओ की भी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ, कि अब दुनिया में कोई
वर्ल्ड वार तीसरा ना हो, उसी को रोकने के लिए ये संगठन का निर्माण हुआ और सहायता के लिए अन्य संगठन आएंगे। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूएनओ के कितने अंग होते हैं और क्या क्या चीजें होती है। यानी कुल मिलाकर के आपको चौथा चैप्टर ये हो गया। यानी पहला आपका दो ध्रुवीयता का अंत, दूसरा आपका सत्ता का समकालीन केंद्र, तीसरा समकालीन दक्षिण एशिया और चौथा चैप्टर आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। पांचवा जो चैप्टर होगा दोस्तों, समकालीन विश्व में सुरक्षा। हम सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा चैप्टर होगा जो पूरे विश्व में आज कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कोई व्यक्ति अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कोई आतंकवाद से घबराया हुआ है, तो कोई ग्लोबल वार्मिंग से घबराया हुआ है, तो कोई पर्यावरण के अन्य समस्याओं से, तो कोई पॉल्यूशन से, तो ना किसी मानवीय कारण है। हर प्रकार की समस्या है, कहीं भूकंप है तो कहीं कुछ है, कोई बाहरी देश किसी देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो तरह तरह कोई आतंकवाद से है, कोई नक्सलवाद से है, कोई देश के आंतरिक सेनाओं से है। तो हर प्रकार की समस्याओं को हम लोग समझेंगे। जो सुरक्षा में हम यहाँ पे खास करके दो तरह के सुरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे, एक परंपरागत और एक अपरंपरागत। यानी एक जो ट्रेडिशनल है और एक जो नया नया उभर करके सामने आ रहा है। तो हम दो तरह के सुरक्षा पढ़ेंगे, परंपरागत सुरक्षा और एक अपरंपरागत सुरक्षा। ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अभी से ज्यादा डिटेल हम आपको जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। एक साथ हमारे साथ जुड़ करके पढ़ने का प्रयास करिएगा और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये हो गया हमारा समकालीन विश्व में सुरक्षा को लेकर के, यानी जो खतरा है उससे मुक्ति कैसे मिलेगी उसको लेकर के हम पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर। छठा दोस्तों जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये भी आज के डेट में नुकसान हो रहा है। पर्यावरण को लेकर के पूरा विश्व आज चिंतित है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ रही है, ग्रीन इफेक्ट हो रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो इसमें हम पर्यावरण को लेकर के पढ़ेंगे, हम भूमि को लेकर के पढ़ेंगे, हम जंगल को लेकर के समझेंगे। यानी सारी प्राकृतिक संसाधन है, जितने कोयला है, अन्य चीजें, पेट्रोलियम में कैसे खत्म होती जा रही है, दुनिया आज एक विनाश की तरफ बढ़ती जा रही है, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो ये चैप्टर पूरी तरह से ज्योग्राफी का है, लेकिन हम इसे पॉलिटी में पढ़ते हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है कि जब ज्योग्राफी का विषय है तो पॉलिटी में क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि पॉलिटी में राजनीति की बात होती है, प्रशासन की बात होती है, देश की बात होती है और देश ही इन मुद्दे पर निर्णय लेता है, इसीलिए हम इसे पॉलिटी में पढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन आपको 2 नंबर पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे दोस्तों पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हमारे जल हैं, जैसे हमारा डीजल है, वन है, पेट्रोल है, कोयला है, इन सब चीजों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको डिटेल बताएंगे। तो ये आपका 6 हो गया। ये भी आपको कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का ही पेपर होता है। ये भी आपको फाइनल बोर्ड में 6 नंबर का आता है। उसके बाद 7वां जो चैप्टर होता है ये आपका 4 नंबर का आता है, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो आज के दौर में दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रही है। अर्थात इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक स्थान से चीजें दूसरे स्थान तक जा रही है। यानी वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह, अर्थात वस्तु हो, पूंजी हो, धन हो, संस्कृति हो, कल्चर हो या टेक्नोलॉजी हो, जिसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होता है, गमन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण का हिस्सा मानते हैं। ये एक बहुआयामी होता है। ये आपको राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, हर लेवल पर एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाह होता है। भारत ने भी वैश्वीकरण को 1991 में अपनाया था और तब से भारत में वैश्वीकरण चल रहा है। तो हम वैश्वीकरण के क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या टेक्नोलॉजी में इसमें बढ़ोतरी होती है, कैसे होता है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है या वैश्वीकरण पर भारत का क्या प्रभाव है, इन सारे मुद्दों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 नंबर के चैप्टर आते हैं। कई बार यहाँ से कार्टून भी पूछे जाते हैं 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको इसमें पहले पार्ट में हमने कहा कि पहला हम बुक जो पढ़ेंगे उस पहले बुक में समकालीन विश्व राजनीति में 7 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, जो टोटल 40 नंबर का आएगा।
इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे। अब आता है सेकंड बुक। जो हम सेकंड बुक जो पढ़ेंगे, ये सेकंड बुक हम जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। क्या नाम है दोस्तों? स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे? ये स्वतंत्र भारत की राजनीति जो पढ़ेंगे, ये हम 1947 से लेकर, अगर ये कहिए कि 2026 तक, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हम वर्तमान तक पढ़ेंगे। टोटल 1947 से लेकर के 2026 तक इस चैप्टर में टोटल आपको हमें 8 चैप्टर पढ़ाना है। कितने पढ़ाएंगे हम? 8 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से मिड टर्म में आपको शुरू के 2 चैप्टर इसमें आएगा। 2 चैप्टर किस में आएगा? आपका मिड टर्म में आएगा। बाकी के जो 6 चैप्टर है वो आपके फाइनल प्री बोर्ड में आएंगे या फाइनल बोर्ड में होते हैं। ठीक है, जिसमें अब 8 से दोस्तों पहला इसका चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौती जो है पहला चैप्टर है, जो हम इसमें पढ़ेंगे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो उसी आजादी के साथ ही भारत को क्या मिला? भारत का बंटवारा भी हुआ। और बंटवारा के दौरान क्या क्या समस्याएं पैदा हुई, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या क्या हमारे सामने जो राष्ट्र निर्माण का हमने एक सपना देखा था कि जब हिंदुस्तान आजाद होगा तो इतना खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएंगे, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के सभी लोगों का मात्र 2 सपने थे कि आजादी के बाद हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र को स्थापित करेंगे और एक समता मूलक यानी समानता पर आधारित विकास की बात करेंगे, क्योंकि देश में बहुत असमानता उससे पहले फैली हुई थी। तो 2 सपने हम लेकर के आजादी के रास्ते पर चल रहे थे, जिसमें हमारा पहला था एक लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएंगे जहां लोकतंत्र होगा, हर जनता का शासन होगा, और एक समानता आधारित विकास करेंगे, यानी देश में असमानता जो फैली हुई है उसको धीरे धीरे हम दूर कर देंगे। लेकिन आजादी मिली तो आजादी में क्या हुआ? बंटवारा हुआ। तो पहली बंटवारे के साथ ही क्या हो गया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क का निर्माण हुआ। ऐसे में भारत पूरी तरह से बिखर गया। तो अब हमारी पहली सपना ये हो गई कि भारत जैसे राष्ट्र का हम निर्माण कैसे करें, तो इसीलिए इसका राष्ट्र निर्माण नाम पड़ गया। और इसके सामने जब हम राष्ट्र यानी भारत का जब हम निर्माण करने लगे, क्योंकि भारत तो टूट गया ना, अब उसके बाद हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आई वो हम देखेंगे। चुनौतियों में हमें सामने क्या क्या मिलेगा? हमको विस्थापन की समस्या मिलेगी, हमको शरणार्थी की समस्या मिलेगी, हमारे पास देशी रियासतों को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होगी, हमारे पास राज्य के गठन की समस्याएं उत्पन्न होगी, हमारे पास जो बाहर के लोग आएंगे उनको रखने और उनको नागरिकता देने को लेकर के चुनौतियां होगी। इन सारी चुनौतियों को जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। हम जब पढ़ाएंगे 6 नंबर का ये चैप्टर है, निश्चित तौर पर देखिएगा आपको कितना पसंद आएगा। ये भी आपको मिड टर्म में चैप्टर आने वाला है, यानी आता है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं दूसरा, एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व के दौर का मतलब होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड बुक के दूसरा चैप्टर है कि एक दल का प्रभुत्व। एक दल के प्रभुत्व का मतलब होता है दोस्तों कि एक दल यानी एक पार्टी का लंबे समय तक प्रभुत्व। तो यहां पर जो कांग्रेस पार्टी थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ये कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार यानी 1951-52 का चुनाव हो, या 1957 का चुनाव हो, या 1962 का चुनाव हो, तीनों चुनाव लगातार कांग्रेस क्या करती है? जीत जाती है। और 15 सालों तक लगातार एक ही पार्टी का प्रभुत्व कायम रहता है। इसी को हम लोकतंत्र में एक दल के प्रभुत्व का दौर कहेंगे। और फिर हम इसे समझाएंगे कि कैसे एक दल का प्रभुत्व रहा, फिर यहाँ पे कैसे क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, और हिंदुस्तान में एक दल का प्रभुत्व और दुनिया के अन्य देशों में एक दल के प्रभुत्व में क्या अंतर था। ऐसा नहीं था कि केवल भारत में ही एक दल का प्रभुत्व यहाँ पे कायम था। हमारे यहाँ चीन हो, इरिट्रिया हो, मैक्सिको हो, अन्य कई देश और भी थे जहां पर
एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन उनमें और हम में क्या अंतर था, इसकी बात हम इसमें करेंगे और बेहतर तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये चैप्टर दोस्तों फाइनल एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। और यहां से खास करके कार्टून पूछने की संभावना मिड टर्म में बनी रहती है, यह हमने कई वर्षों से देखा है। तो इस तरह से कार्टून या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। तो दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे एक दल के प्रभुत्व। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है नियोजित विकास की राजनीति। तीसरा जो हम पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीति, ये दोस्तों अब आपका चैप्टर 2 नंबर का ही रह गया है। पहले ये बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये 2 नंबर का रह गया है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा हमें इसमें योजना आयोग के बारे में पढ़ना है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन और साथ ही साथ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। और जब हम ये पढ़ेंगे तो 3 पंचवर्षीय योजना हम यहां पर पढ़ेंगे आपको, और एक बाद में एक ईयर वाला पढ़ेंगे। और दूसरी हम पढ़ेंगे इसमें, उसका नाम है, अब जब योजना आयोग को समाप्त कर दिया, मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, और जब समाप्त करके एक नया योजना आया, इसको हम लोग कहते हैं नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। इसके बारे में पढ़ेंगे। बस इतना पढ़ना, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, नियोजित विकास की राजनीति में। फिर चौथा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे सेकंड बुक के, अब देखिए चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ये मिड टर्म के बाद प्री बोर्ड में पढ़ना होता है, लेकिन इसी वीडियो में समझाता हूं क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। आप दोस्तों वीडियो पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा, पूरा देखने का प्रयास करिएगा, तब आपको बात समझ में अच्छी तरह से आएगी। भारत में विदेश नीति, और इसी में हम एक और पढ़ेंगे एवं परमाणु नीति, परमाणु कार्यक्रम। हमारे देश के परमाणु कार्यक्रम क्या थे, इसको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब विदेश नीति में हमारा विदेश नीति किसके साथ है, हमारे विदेश नीति के क्या सिद्धांत हैं, तो हम ये पढ़ेंगे। यानी इसी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम सिद्धांत पढ़ेंगे, हमारे विदेश नीति के क्या सिद्धांत हैं, और फिर हम चीन के साथ हमारा विदेश नीति कैसा है, पाकिस्तान के साथ हमारा विदेश नीति कैसा है, ठीक है, हम बांग्लादेश के साथ कैसे उठते बैठते हैं, इन सब देशों के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम भारत के परमाणु नीति के बारे में पढ़ेंगे, कितनी बार परमाणु परीक्षण हुआ है, कैसा नीति रहा, कब परमाणु परीक्षण पहला हुआ, कब दूसरा हुआ, कैसे कैसे प्रक्रिया हुई, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम विदेश नीति और ये दोनों ही मिलकर पढ़ेंगे। और ये दोनों ही चैप्टर दोस्तों मिला करके कितने नंबर का होता है, दोनों मिला करके आपके 6 नंबर का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। देखिए याद रखिएगा, इसका नाम बदला भी हुआ है, कहीं कहीं किताबों में एनसीईआरटी में पुराने में यही नाम दिया है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। और नहीं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम नया क्या है, दल एवं दलीय व्यवस्था। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कांग्रेस प्रणाली पढ़ेंगे, अर्थात लगातार कांग्रेस की जो भूमिका रही है वो पढ़ेंगे हम 15 सालों तक। और फिर इस कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं वो पढ़ेंगे, और फिर कैसे चुनौतियों से निपटते हुए इंदिरा गांधी जो होती है वो अपने आप को पुनर्स्थापित करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 1960 के दशक को पढ़ेंगे पूरा का पूरा, 70 तक यानी 71 तक पढ़ेंगे। और रियल में देखा जाए तो 1964 से लेकर के 1971 तक के बीच की कहानी पढ़ेंगे, जब इसमें नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है मई 1964 में, और एक उत्तराधिकार का संकट होता है, और उसी उत्तराधिकार के संकट से ये चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। और हम इंदिरा गांधी टूट जाती, मतलब कांग्रेस भी टूटता है 69 में, वो भी देखेंगे जब हम फाइनल पढ़ेंगे तो। और फिर टूटने के बाद इंदिरा गांधी कैसे अपने आप को अलग करती है और नई कांग्रेस लेकर के चलती है, और 71 में रिकॉर्ड मतों से जीतते हुए 375 सीट लाती है, जो आने वाले समय में अपने पिताजी के सारे रिकॉर्डों को तोड़ देती है। इसी में हम पढ़ेंगे। तो इसी में चुनौतियां क्या थी और फिर पुनर्स्थापना कैसे होगा, इसकी पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी आपके टोटल 6 नंबर के पूछे
जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट हम पढ़ेंगे, यानी ये चैप्टर आपका टोटल 4 नंबर का होगा, लेकिन चैप्टर थोड़ा ये बड़ा भी होगा, लेंदी भी होगा। इसमें हम लोकतांत्रिक संकट यानी हम आपातकाल हमारे देश में लागू हुआ था, इस आपातकाल का क्या कारण था इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 1977 का इसमें हम चुनाव भी पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे कि 1977 का जो जनता पार्टी की सरकार बनती है वो क्या थी, इमरजेंसी कैसे लागू हुआ उस घटनाक्रम को भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय और लोकतांत्रिक पुनर्गठन इन सब के बारे में समस्या पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक उत्थान पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक उत्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर 4 नंबर का है। उसके बाद दोस्तों आता है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 नंबर का आता है। और 7वां चैप्टर है जो सेकंड बुक का है। क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब है कि अलग अलग राज्यों का क्या क्या आकांक्षाएं थी, क्या क्या इच्छाएं थी। इसमें हम कई सारे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, खास करके हम पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर के राज्य कौन है, खास करके हम यहाँ पर असम को पढ़ेंगे। असम के साथ साथ हम लोग क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे। मिजोरम के साथ साथ हम नागालैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, नागालैंड। इसके अलावा हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के अलावा हम सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे, सिक्किम के अलावा हम यहाँ पर गोवा के बारे में भी पढ़ेंगे और अन्य भी 1-2 और राज्य होंगे उनको भी पढ़ेंगे। क्षेत्रीय राज्यों के जम्मू कश्मीर J&K के बारे में भी पढ़ेंगे। इन सब राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या क्या थी, क्या क्या ये मांग थी, इसी में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों 7वें चैप्टर। 8वां चैप्टर हमारा जो होगा उसका नाम होगा भारतीय राजनीति में नया बदलाव क्या क्या आता है। ये हम 1989 के बाद की राजनीति पढ़ेंगे, 1989 के बाद की राजनीति को पढ़ेंगे कि कैसे इसमें कांग्रेस प्रणाली का अंत होता है, वो खत्म होती है, नए नए दलों का उदय होता है, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होता है। और ये चैप्टर दोस्तों याद रखिएगा, ये पूरे पॉलिटी में टोटल 15 चैप्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड बुक मिला करके। सबसे ज्यादा नंबर का है ये 8 नंबर का चैप्टर आता है। इसी में हम लोग एनडीए भी पढ़ेंगे, यूपीए भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय दलों का उदय भी पढ़ेंगे, कई सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। इसी में नई आर्थिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, ओबीसी यानी मंडल कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, अयोध्या कांड भी पढ़ेंगे, इसी में गोधरा कांड भी हम पढ़ेंगे। सब चैप्टर हम लेटेस्ट पढ़ेंगे। हम इसमें एक से एक चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और एकदम 1989 से लेकर के आपको हम इसमें 2026 तक के चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों टोटल मिला करके आपको अगर देखा जाए तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो हम इसमें टोटल मिला करके फर्स्ट बुक जो होगा आपका फर्स्ट बुक, इस फर्स्ट बुक में दोस्तों आपको हम टोटल 7 चैप्टर पढ़ेंगे। और जो सेकेंड बुक होगा, सेकेंड बुक, इस सेकेंड बुक में हम टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ेंगे। टोटल मिला करके दोस्तों आपको 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं, ठीक है, 15 चैप्टर पढ़ने होंगे। इसमें से आपको जो मिड टर्म का पेपर होगा सितंबर और अक्टूबर के महीने में, मिड टर्म का जो पेपर होगा इसमें क्या आएगा, तो फर्स्ट बुक के टोटल 7 चैप्टर होंगे, सेकेंड बुक के पहला और दूसरा चैप्टर होगा, दोनों मिलाकर के टोटल 9 चैप्टर आपके आएंगे। नंबर ऊपर नीचे रहेगा लेकिन टोटल कितने होंगे, 9 चैप्टर दोस्तों आपके आएंगे मिड टर्म के पेपर में। फर्स्ट बुक के टोटल 7 चैप्टर, सेकेंड बुक में 8 पढ़ने होते हैं, लेकिन उसमें से 2 चैप्टर आएंगे आपको यहाँ पर, जो 2 चैप्टर होगा, और ये 2 और फर्स्ट बुक का 7 दोनों मिला करके 9 चैप्टर होंगे। आपका पेपर का पोजीशन क्या होता है दोस्तों, टोटल मिला करके आपका पेपर जो होता है यानी पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस जो आपका
पेपर होगा दोस्तों दोनों मिला करके ये आपको टोटल 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है दोस्तों? 100 नंबर का। इस 100 नंबर में दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका 20 नंबर का आपको क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का। और 80 नंबर का जो होता है ये दोस्तों आपका क्या होता है? थ्योरी होता है। क्या होता है? थ्योरी होता है। अभी जो 80 नंबर का थ्योरी होता है इसमें दोस्तों दो पार्ट होता है। फर्स्ट बुक जो होता है उस फर्स्ट बुक से आपका 40 नंबर का थ्योरी आता है, और सेकंड जो बुक होता है दोस्तों इस सेकंड बुक से आपका 40 नंबर का थ्योरी आता है। तो इस तरह से 40 नंबर ये 40 नंबर ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो 80 नंबर, और 20 नंबर ये मिला दिया जाए तो टोटल मिला करके कितने हो जाते हैं? 100 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। इस तरह से दोस्तों आपके ये पेपर का एक तरह से आइडिया हमने बताया कि फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर, सेकंड बुक में 8 चैप्टर, दोनों मिलाकर के 15 चैप्टर होते हैं। मिड टर्म में आपको 7 चैप्टर फर्स्ट बुक का, सेकंड चैप्टर 2 चैप्टर सेकंड बुक का, टोटल 9 चैप्टर आते हैं। बुक जो चैप्टर जो होगा जो किताब होगी वो टोटल 100 नंबर की होती है। 20 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल होती है, 80 नंबर की आपकी थ्योरी होती है। इस 80 नंबर में से 40 नंबर फर्स्ट बुक का आता है और 40 नंबर जो होता है सेकंड बुक का होता है, और उसके बाद आपका दोनों मिला दीजिए तो 80 नंबर का ये क्या हो गया? थ्योरी हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका पेपर होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके जो पेपर आता है, मतलब ये तो सिलेबस हो गया पार्ट में। अब ये होता है क्या? पेपर जो ब्लूप्रिंट आता है, पेपर का जो ब्लूप्रिंट होगा, पेपर का जो आपको ब्लूप्रिंट होता है, यानी जो पेपर बनाने का जो हमारा तरीका होता है, उस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों उसके कई सेशन होते हैं, एक ABCDE तक सेशन जाता है। इसमें आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें टोटल अगर हम 100 नंबर की बात करें कि 100 नंबर का हमारा पेपर होता है तो इसमें क्या क्या सेक्शन में बटे होते हैं, अलग अलग सब सेक्शन होते हैं। इसमें जो पहला सेक्शन होता है दोस्तों ए सेक्शन में आपको जो है वो MCQ होता है, जो टोटल 12 होता है, एक एक नंबर का होता है दोस्तों। तो टोटल मिला करके 12 नंबर का MCQ आता है। फर्स्ट बुक और सेकंड बुक मिला करके 6 नंबर का होता है। फाइनल बुक में, फाइनल में जो आपका प्री बोर्ड होगा और या फिर आपका बोर्ड होगा, फाइनल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद जो सेक्शन नंबर बी आता है, सेक्शन नंबर बी में दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2-2 नंबर का होता है। तो ये क्या होता है? आपको 6 क्वेश्चन होगा और 2-2 नंबर का होगा, और इस तरह से टोटल कितने होंगे? 12 नंबर के होंगे। 3 फर्स्ट बुक और 3 सेकंड बुक का, 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो ये हो गया 12 हो गया। इसके बाद आपको जो सेक्शन नंबर सी आता है, इसमें क्या होता है? थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग होता है, उसमें शॉर्ट में रखते हैं लेकिन वो 4 नंबर का होता है। तो दूसरा पार्ट इसका शॉर्ट ही क्वेश्चन होगा लेकिन वो थोड़ा बड़ा होगा। तो इसमें 5 गो क्वेश्चन होगा। कितने होंगे? 5 होंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का होगा, तो टोटल मिला करके आपको कितने होंगे? 20 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद डी सेक्शन जो होगा, इस डी सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। क्या होगा? लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा ये कितने होंगे? 4 होंगे, और एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। 4 होगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, तो दोस्तों टोटल आपका 24 हो गया। ये आपके क्लियर हो गए। उसके बाद दोस्तों DABCDE ऑप्शन आएगा। इसमें आपका एक पैसेज आएगा। क्या आएगा दोस्तों? पैसेज आएगा, जिसे हम गद्यांश कहते हैं। ये गद्यांश MCQ होता है, जो आपको 4 गो MCQ रहेगा और एक एक नंबर रहेगा। तो दोस्तों ये कितने हो गया? 4 नंबर का ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक आपका अगले सेशन में ABCDEF आएगा। ठीक है, इसमें आपको एक क्या होता है? कार्टून आता है, कार्टून रहता है। ये कार्टून भी आजकल MCQ ही बन गया है। पहले कार्टून को देखकर लिखने वाला होता था, अब MCQ। दोनों में से कभी पैटर्न चेंज कर सकता है। जैसे इस बार लिखने वाला दे दिया था 2026 के पेपर में, पिछली बार उसको MCQ 4 दे दिया था, लेकिन आता ही 4 नंबर का है। 4 होगा, एक एक नंबर का होगा, और ये भी कितने? 4 नंबर का होगा। उसके बाद दोस्तों ABCDEFG सेक्शन होगा। इसमें आपको क्या होगा? मैप आएगा। मैप जो होता है, ये मैप भी आपको 4 नंबर का होता है, एक एक नंबर का होता है, तो ये भी 4 नंबर का होगा। इस तरह से दोस्तों टोटल आप जोड़ेंगे तो ये 80 नंबर का पेपर होगा।
जो आपको मिड टर्म के बाद प्री बोर्ड का पेपर हो या आपको किसका हो, फाइनल बोर्ड का पेपर हो, या मिड टर्म में भी यही पैटर्न को अपनाया जाता है। और इस तरह से दोस्तों आपके ये पेपर कंप्लीट होता है। ये हमने आपको पेपर के ब्लूप्रिंट बताया, पीछे हमने आपको ये बताया कि पेपर कहां कहां से आएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं। आगे अब कभी बात होगी, आगे हम आपको ये भी बता देंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन कहां कहां से, कैसे कैसे, कितने मैप कहां से आते हैं, ज्यादातर मैप कहां से आता है, कार्टून ज्यादातर कहां से आता है, क्योंकि सीबीएसई सब अपनी थोड़ा बहुत व्यवस्था करके बताते रहती है, समझाते रहती है। पैटर्न हम लोग पीछे का जब पेपर देते हैं तो उससे भी आइडिया चल जाता है कि कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस को हमने डील किया और एक एक चीज बताने का प्रयास किया। आपको अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही पढ़ाते हैं। ऑनलाइन आपके सामने बोल रहे हैं, ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलती हैं। आपके वीडियो के नीचे कांटेक्ट नंबर दिया होता है, आप हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको बताएंगे कि हम दिल्ली में कहाँ पढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।